ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज है 3 मार्च। तो आज हम लोग 3 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाला। कहाँ पे करेंगे? गौती क्लास में, गौतम कुमार के साथ। ये मैं हूँ। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है बिहार स्पेशल। तो देखिए, अब बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू। देखो, हालांकि ये थोड़ा लेट हो गया है, अब तो बिहार में बजट भी पास हो गया है, लेकिन अभी 25 फरवरी को 25 फरवरी को बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू किया गया है। तो अभी बिहार के जो राज्यपाल हैं फागू चौहान ने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर अपना अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत की है। ठीक है। और हमारे जो भारत के वित्त मंत्री कौन है भाई? हमारे भारत के जो वित्त मंत्री है तारकिशोर प्रसाद है। तारकिशोर प्रसाद हैं। तारकिशोर प्रसाद हमारे बिहार के वित्त मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर देने वाला पहला संस्थान तो अभी कौन है भाई? तो भाई अभी ISM पटना PATA ने, तो अभी ISM पटना, ठीक है ना, ISM पटना डिजी लॉकर देने वाला पहला निजी संस्थान बन गया है। अभी ISM पटना ने डिजी लॉकर देने वाला पहला संस्थान बन गया है। ठीक है ना। अभी हाल ही में ISM पटना के एक कार्यक्रम में उनके नोडल प्रमुख राजेश्वर दयाल सिंह ने कहा कि निजी डिजी लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराने वाला वह पहला संस्थान बन गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है नेशनल। ठीक है, नेशनल में देखते हैं भारतीय मंदिर वास्तुकला पर सम्मेलन। भारतीय मंदिर वास्तुकला पर सम्मेलन, तो इसके बारे में तो जान लेते हैं ये क्या है भाई। तो अभी केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री, मतलब कि हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? इनका नाम है जी किशन रेड्डी। ये सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूँ, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी हमारे केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने कर्नाटक के हम्पी में स्थित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सम्मेलन का जो शीर्षक है उसका नाम है देवातनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का भ्रमण। देवातनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का भ्रमण। जो इसका सम्मेलन है सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार का के द्वारा करवाया जा रहा है। बस ये यहाँ पे होगा क्या कि अब हमारे यहाँ पे जो हम्पी में जो मंदिर है ना, वो उसका भ्रमण करवाया जाएगा, और जितने भी मंदिर है वहाँ पे उसकी वास्तुकला के बारे में बताया जाएगा, उसके इतिहास के बारे में बताया जाएगा, और उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि लोगों के प्रति, भारतीय लोगों के बीच में हमारे मंदिरों के प्रति रुचि को और बढ़ाया जाए। इसलिए आगे बढ़ते हैं। बिटकॉइन की भारत में वैधता पर स्थिति। बिटकॉइन पर भारत की वैधता की स्थिति। तो देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह साफ करने के लिए कहा है कि बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है भारत सरकार से कि भाई बताओ कि आप क्या चाहते हैं, बिटकॉइन वैध है या फिर वैध नहीं है। तो अभी DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की 2 सदस्यीय खंडपीठ केंद्र सरकार के खिलाफ अजय भारद्वाज के द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई कर रही है, और उसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। तो अभी जैसे कि आपको पता ही है कि जब हमारा बजट आया था तो उसमें सीतारमन ने, मतलब जो हमारे वित्त मंत्री है सीतारमन ने बोला था कि डिजिटल करेंसी पर वो 30% का टैक्स लगाएंगे। लेकिन इसके बाद भी डिजिटल करेंसी लीगल होगी कि नहीं, भारत सरकार ने इस पर अपनी स्थिति साफ नहीं की थी। लेकिन भारत सरकार ने एक हिंट ये दिया था कि जो भी करेंसी RBI के द्वारा जारी की जाएगी वही वैध करेंसी होगी। लेकिन यहाँ पे भारत सरकार ने बोल दिया कि 30% टैक्स तो लेंगे, लेकिन इस करेंसी को लीगलाइज नहीं करेंगे। अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त से 5G टेलीकॉम सेवा की शुरुआत। 15 अगस्त से 5G टेलीकॉम सेवा की शुरुआत, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो भाई, तो दूरसंचार विभाग ने
ट्राई से 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से जुड़े शर्तों के बारे में अनुशंसा देने की सिफारिशों में तेजी लाने के साथ ही पहले सिफारिश सौंपने का अनुरोध भी कर दिया है। तो भारत सरकार 15 अगस्त 2022 से देश में 5G सेवाओं की शुरुआत करने के लिए प्रयासरत है। कि मतलब कि भारत सरकार चाहती है कि 15 अगस्त 2022 तक, ये मतलब 15 अगस्त तक है हमारे देश में 5G सेवा की शुरुआत हो जाए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देरी हो रही है। तो भारत ने वर्ष 18 में अतिशीघ्र 5G सेवाओं को शुरू करने की योजना बनाई थी, जिसका उद्देश्य उस बेहतरीन नेटवर्क की गति और शक्ति का लाभ उठाना था जिसका वादा प्रौद्योगिकी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा योजना के लिए लोकपाल तो जानते ही हैं, और ये मनरेगा भी जानते हैं। मनरेगा 2005 में बना था। इसके तहत लोगों को 100 दिन की गारंटी रोजगार दी जाती है ना। तो अब जब ये बना, लोग काम करने आए तो उनकी शिकायतें भी होने लगी। अभी ये उसी के निपटारा के लिए बनाया गया। तो इसके बारे में तो और जान लेते हैं। तो हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री कौन है भाई? अभी यहाँ से ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री कौन है? तो ये है भाई गिरिराज सिंह, ठीक है ना। गिरिराज सिंह ने मनरेगा योजना के लिए लोकपाल ऐप की शुरुआत की है। तो इस ऐप का उद्देश्य है मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाना है। वर्तमान में शिकायतों की रिपोर्टिंग, इस पर कार्रवाई और शिकायतों का निपटारा अब तक भौतिक रूप से होता रहा है। शिकायतों की सुचारू रूप से रिपोर्टिंग, कार्यान्वयन और शिकायतों के त्वरित निपटारण के लिए यह ऐप विकसित किया गया है। इससे लोकपाल की समस्या मुक्त तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला इंटरनेशनल है। मूडीज इन्वेस्टर की रिपोर्ट। मूडीज ने अपने रिपोर्ट दी है। तो देखो हुआ क्या था कि मूडीज ने भारत की जीडीपी को लेकर के इससे पहले भी रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें उसने बोला था कि भारत की जो जीडीपी 7% की रफ्तार से बढ़ेगी। लेकिन अब उसने फिर से बोला है कि भारत की जीडीपी जो 7% से नहीं बढ़ करके अब 9.5% की रफ्तार से बढ़ेगी। ऐसा मूडीज ने अभी बोला है। तो मूडीज है क्या? तो मूडीज के बारे में जान लेते हैं। तो मूडीज है, ठीक है ना, जो मूडीज इन्वेस्टर है, ये मूडीज कॉर्पोरेशन ब्रांड क्रेडिट की रेटिंग करने वाली कंपनी है, ठीक है ना। मूडीज की स्थापना 1909 में हुई थी। 1909 मूडीज की स्थापना 1909 में जॉन मूडीज द्वारा की गई थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। सबसे पहला है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, दूसरा है फिन समूह, और उसके बाद बारी आता है मूडीज का। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है भाई? हाँ, रूस का यूक्रेन के परमाणु संयंत्र पर कब्जा। तो देखो अब ये तो न्यूज चल ही रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर तो हमला कर ही दिया है, और रूस से तेजी से उसको अपने कब्जे में भी लेता जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो रूस ने यूक्रेन में एक परमाणु संयंत्र है, रूस ने सबसे पहले जाके उसी के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो उस परमाणु संयंत्र का नाम क्या है? इस परमाणु संयंत्र का नाम है चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र। चेर्नोबिल, इसका नाम है चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र। ये जो चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है ना, क्योंकि एक 1986 अप्रैल 1986 में यहाँ के एक परमाणु रिएक्टर में विस्फोट हुआ था, जिससे पूरे यूरोप में रेडियोधर्मिता कचरा फैल गया था। और यह परमाणु संयंत्र दुनिया का सबसे भीषण परमाणु संयंत्र दुर्घटना में गिना जाता है। जब 86 में जब यहाँ पे विस्फोट हुआ था तो पूरे यूरोप में रेडिएशन का कचरा फैल गया था, और ये अब तक का सबसे बड़ा परमाणु दुर्घटना माना जाता है। रूस ने वहीं पे चढ़ के बैठ गया है। आगे बढ़ते हैं। ये छूट गया। यूरोपीय परिषद ने रूस को निलंबित किया। तो देखो अब जैसा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, तो अब यूरोपियन यूनियन अपनी सॉफ्ट पावर का यूज करते हुए उन्होंने रूस के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। उन्होंने रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। यहाँ तक कि पुतिन की संपत्ति जब्त करने का भी बात चल रहा है
कि भाई आइए आके उसके संपत्ति को भी जब्त कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, केरल में सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का विरोध। ये क्या है भाई? केरल मतलब केरल में अभी सेमी हाई स्पीड रेल का प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी वहाँ पे विरोध हुआ है। तो विरोध के बारे में भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है और कब से चल रहा है। ठीक ना? तो और ये विरोध हो क्यों रहा है ये भी हम लोग देखेंगे। तो देखो, जो विभिन्न पर्यावरणविद हैं और ग्रामीण एवं प्रमुख नागरिकों के द्वारा केरल के हाई स्पीड मतलब कि रेल प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है। भाई क्यों किया जा रहा है भाई? अब क्यों किया जा रहा है हम इसको देखेंगे। पहले उससे पहले ये जान लेते हैं कि इसे लाया क्यों गया है। तो कोई भी रेल प्रोजेक्ट लाया इसलिए जाता है कि वहाँ का जो लोग एक दूसरे से दूसरे का सफ़र करते हैं, वहाँ का समय को कम किया जा सके। मतलब कि जहाँ पे सफ़र में जहाँ पे ट्रैवलिंग में समय ज़्यादा लगता है, उस समय को मिनिमाइज किया जाए, इसलिए तो ये इसे लाया जाता है। अभी जो भी पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, ठीक ना, अभी ये बोल रहे हैं कि भाई देखो ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, इसलिए को काफ़ी सारे लोग विरोध कर रहे हैं। काफ़ी सारे NGO भी आ गए हैं इनके सपोर्ट में कि भाई आइए देखिए आप ये सही नहीं कर रहे हैं, आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि उन्हें रेल का प्रोजेक्ट प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जो बन रहा है उन प्रॉब्लम वहाँ उनको इससे है ना। तो आखिर ये प्रोजेक्ट है कितना लंबा? तो इस प्रोजेक्ट में राज्य के दक्षिणी छोर और राज्य की राजधानी तिरुअनंतपुरम को कासरगोडी के उत्तरी छोर से जोड़ने के लिए राज्य के मध्य एक सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का निर्माण करना शामिल है। ठीक ना? तकरीबन जो इसकी लंबाई है 530 किलोमीटर है। तकरीबन इसकी लंबाई 530 किलोमीटर है और इसके बीच में 11 स्टेशन आएंगे और 11 स्टेशनों के माध्यम से 11 जिलों को भी इसमें शामिल किया गया है और इसे पूरा करने का लक्ष्य 2025 तक का रखा गया है। ठीक है ना? ठीक है। और तो कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला न्यू अपॉइंटमेंट, अनूप कुमार मेदिता। ये कौन है भाई? अनूप कुमार जी ये क्यों है? तो अब देखिए, केंद्रीय विधि सचिव अनूप कुमार मेदिता को दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में चुन लिया गया है। भाई इनको केंद्रीय विधि सचिव हैं। ठीक है, ये केंद्र के विधि सचिव हैं और इनको सीधे वहां से उठा करके दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक केंद्रीय विधि सचिव को किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। तो न्यायिक अधिकारी के रूप में उनकी वरिष्ठता के आधार पर उनको ऐसी नियुक्ति मिली है, नहीं तो ऐसा कभी होता नहीं है कि किसी सेंट्रल लेवल के आदमी को उठा के किसी स्टेट में पटक दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। तो ये केवल इनके वरिष्ठता की वजह से मिली है। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ भी नहीं, 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 यहाँ भी नहीं। हाँ देखिए, जैसे कि पता है कि इम्पोर्टेंट डेज हम लोग हमेशा देखते हैं, तो देखिए आइए देखते हैं। 1 मार्च को हमने मनाया है शून्य भेदभाव दिवस, को हम लोग जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में बोलते हैं। और हम लोग इसी दिन मनाते हैं विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, को हम लोग विश्व सिविल डिफेंस डे बोलते हैं। 3 मार्च को हम लोग विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाते हैं, मतलब कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में। और फिर हम लोग इसी दिन मनाते हैं विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 मार्च को हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल सेफ्टी डे। और 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। 10 मार्च को हम लोग CISF का स्थापना दिवस मनाते हैं। फिर आता 13 मार्च को हम लोग धूम्रपान निषेध दिवस मनाते हैं और इसे हमेशा मार्च के दूसरा बुधवार को मनाया जाता है, मतलब कि नो स्मोकिंग डे मनाते हैं। 14 तारीख को हम लोग पाई डे मनाते हैं और फिर इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर द रिवर्स, मतलब कि नदियों के लिए कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। फिर 15 मार्च को हम लोग विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, मतलब कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाते हैं। 16 तारीख को हम लोग मनाएंगे, 16 मार्च को मनाएंगे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे मनाएंगे, नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाएंगे। 18 तारीख को हम लोग आयुध निर्माण दिवस मनाते हैं, मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे के रूप में मनाते हैं। 20 मार्च को हम लोग प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, मतलब कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाएंगे। और विश्व गौरैया दिवस मनाएंगे, मतलब वर्ल्ड स्पैरो डे। फिर 21 तारीख को हम लोग विश्व वानिकी दिवस, मतलब वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाएंगे।
फिर 21 तारीख को हम लोग विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाएंगे, मतलब कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाएंगे। और विश्व कविता दिवस का मतलब वर्ल्ड पोइट्री डे के रूप में मनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 22 तारीख आएगा, 22 तारीख को हम लोग विश्व जल दिवस के रूप में मनाएंगे, मतलब वर्ल्ड वाटर डे। 23 मार्च को हम लोग विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाएंगे, मतलब कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के रूप में मनाएंगे। 24 तारीख को हम लोग विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाएंगे, मतलब कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के रूप में मनाएंगे। 27 मार्च को हम लोग विश्व रंगमंच दिवस मनाएंगे, मतलब वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाएंगे। तो चलिए, हम लोग पूरे मार्च में हम लोग इतने ही डे मनाने वाले हैं। अगर इसमें भी और कोई और डे ऐड होता है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छे लगते हैं फिर भी बताइए, नहीं लगते हैं फिर भी बताइए। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। इतना समय तक समय देने के लिए धन्यवाद।